सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के अगले टॉपिक सोल्यूबिलिटी अर्थात विलेयता के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि विलेयता किसे कहते हैं अर्थात सोल्यूबिलिटी किसे कहते हैं। तो विलेयता की जो परिभाषा अपन देंगे तो विलेयता की बात करेंगे अपन कि किसी निश्चित ताप पर मतलब टेम्परेचर जो है वो निश्चित होना चाहिए। यदि टेम्परेचर बदलेगा तो सोल्यूबिलिटी बदल जाएगी, तो इसलिए अपन ने सबसे पहले ताप को निश्चित कर लिया। और विलेयता के अंदर अपन जो किसी भी अवयव अर्थात विलेय को विलायक के अंदर घोल रहे हैं तो विलायक की भी एक निश्चित मात्रा ले लेंगे अपन। तो विलेयता की जब परिभाषा देंगे तो अपन क्या कहेंगे कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा के अंदर जो अवयव है कोई भी वो जितना अधिकतम मात्रा में घुल सकता है तो उसकी जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ डेफिनेशन को कि किसी निश्चित ताप पर किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए अवयव की अधिकतम जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अब जब अपन विलेयता की बात करेंगे तो विलेयता जो है वो दो प्रकार की है। अपन यहाँ पर दिया दो अपने जो सिलेबस के अंदर दो, एक तो ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता और दूसरी जो है वो है गैसों की द्रव में विलेयता। तो अब ये दोनों क्या होती है एक एक करके अपन दोनों को देखेंगे और फिर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं या कौन कौन से जो कारक हैं वो इनको प्रभावित करते हैं, ये अपन को आज पढ़ना है। तो पहले अपन बात करेंगे किसकी, ठोसों की द्रव में विलेयता। पहले अपन विलेयता के अंदर बात करेंगे कि ठोसों की द्रव के अंदर विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता। तो ठोसों की मतलब किसी भी सॉलिड को अपन को लिक्विड के अंदर घोलना है। तो जैसा कि पहले तो मन के अंदर जनरल एक सिंपल सी थीम आ जानी चाहिए कि अपन क्या देखने जा रहे हैं। सॉलिड का मतलब जैसे अपन ने नमक ले लिया, चीनी ले लिया या अन्य कोई ठोस पदार्थ ले लिया, और लिक्विड द्रव का मतलब जैसे जल ले लिया, उसको अपन को घोलना है उस जल के अंदर। तो जब अपन उसको घोल रहे हैं तो वो कैसे घुलेगा, कौन कौन सी चीज़ें उनको प्रभावित कर सकती है, ये अपन को इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता की डेफिनेशन भी वही हो जाएगी क्या कि एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए ठोस की अधिकतम जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। अब जो विलेयता है उसको अपन जब भी अपना गुणात्मक या मात्रात्मक के रूप में जब अपन इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक जो इसका मोल प्रति लीटर हो जाता है। क्या मात्रा हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाता है। तो ठोसों की द्रव में जो विलेयता है, अब कौन कौन से जो फैक्टर है उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला जो अपन फैक्टर जो देख रहे हैं वो हो जाएगा विलेय तथा विलायक की प्रकृति। पहला हो जाएगा विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ठोसों की द्रव में विलेयता की डेफिनेशन अपन ने देख ली। तो डेफिनेशन देखने के पश्चात में अपन बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला विलेय तथा विलायक की प्रकृति, कि विलेय और विलायक की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो भी ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता को प्रभावित करती है। जैसे कि अपन बात करें सामान्यतः जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गई। यदि अपन इन पदार्थों को जल में घोलते हैं तो जब आप इनको जल में घोलोगे तो ये जो पदार्थ है वो सामान्यतः जल के अंदर घुल जाते हैं। लेकिन यदि अपन बात करें इनकी बेंजीन हुआ, उसके अंदर यदि अपन इनको घोलना चाहें तो ये उसके अंदर नहीं घुल रहे हैं। या फिर अपन बात करें कि जैसे एंथ्रासीन हुआ, बेंजीन हुआ, ये जो है अपन इनको जब अल्कोहल में घोलते हो तो ये उसके अंदर घुल जाते हैं, लेकिन ये जल में नहीं घुल पाते। तो कहने का मतलब अलग अलग जो पदार्थ है वो अलग अलग प्रकार के विलायक में घुल रहा है, किसी में घुल रहा है किसी में नहीं घुल रहा है। तो इसका मतलब विलेय और विलायक की जो प्रकृति कैसी है वो भी विलेयता को प्रभावित करती है। तो जैसे ये NaC है तो इससे जनरली एक कंसेप्ट आ जाता है कि समान को घोलता है,
को घोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक मतलब जिसके जैसे गुण होंगे वो वैसे ही गुण वाले पदार्थ के अंदर घुल जाएगा। तो जैसे NaCl KCl की जब अपन बात करते हैं तो ये आयनिक यौगिक है अर्थात ध्रुवीय पदार्थ है। तो ये जल के अंदर घुल रहे हैं तो कहने का मतलब जल भी एक ध्रुवीय विलायक होता है। तो ये भी ध्रुवीय और जल भी ध्रुवीय, तो दोनों की नेचर समान हो गई तो समान समान के अंदर घुल जाएगा। लेकिन जब इनको अपन बेंजीन के अंदर घोलना चाहें या अल्कोहल में घोलना चाहें तो अल्कोहल चूंकि या बेंजीन जो है वो कार्बनिक विलायक है अर्थात अध्रुवीय नेचर का है। तो ये जो है वो ध्रुवीय नेचर के हैं, ध्रुवीय प्रकृति के हैं, और अल्कोहल जो है वो कैसा है, अध्रुवीय प्रकृति का है। तो ये जो है वो उसके अंदर नहीं घुल पाते हैं क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है वो अलग हो गई। तो इन दोनों नेचर्स को ध्यान में रख के अपन ने कंसेप्ट कह दिया कि समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक अर्थात जिसकी प्रकृति जैसी होगी वो वैसी ही प्रकृति वाले विलायक के अंदर घुल जाता है। अब कुछ जो जैसे अब बात करें अपन ग्लूकोज हुआ, शर्करा हुआ, तो अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ये भी तो जो है वो अध्रुवीय यौगिक है, तो ये फिर जल में कैसे घुल रहे हैं। तो ऐसे जो यौगिक जो अध्रुवीय हैं और वो जल में घुल रहे हैं तो उनका कंसेप्ट जो होता है कि ये जो यौगिक हैं वो जल के साथ में क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ये जो पहला प्रकार हो गया विलेय और विलायक की जो प्रकृति है ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला, ये हो गया। अब जो दूसरा है, दूसरा जो है वो ताप। दूसरा अपन क्या देखेंगे, ताप देखेंगे, टेम्परेचर। ताप की बात करें तो पहले तो अपन को जनरली ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का मतलब जैसे अपन चीनी को या नमक को पानी में घोल रहे हैं तो एक गर्म पानी है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, और एक ठंडा पानी है तो मतलब टेम्परेचर क्या किया हुआ है, अपन ने घटाया हुआ है। तो ताप की जब अपन बात करेंगे तो ताप का जो है वो ला सेटेलियर के नियम के अकॉर्डिंग बात की जाती है। ला सेटेलियर की जब अपन बात करते हैं तो ला सेटेलियर क्या कहता है कि दो प्रकार की अभिक्रिया होती है अपने पास में, एक ऊष्माशोषी और दूसरी ऊष्माक्षेपी। पहली होती है ऊष्माशोषी और दूसरी कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी। वे अभिक्रियाएं या वे प्रोसेस जिसके अंदर यदि अपन ठोस को द्रव में घोल रहे हैं तो यदि उनके अंदर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है, तो यदि उस प्रोसेस के अंदर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ताप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो चूंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उनको तो टेम्परेचर चाहिए। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो विलेयता है वो ठोसों की द्रव में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो यदि वहाँ आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो विलेयता जो है वो क्या होती है, घटती है। तो यहाँ तो बढ़ेगी और यहाँ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस कंडीशन के अंदर जैसे अपन बात करें तो अपने पास एग्जाम्पल हो गया यहाँ, जैसे NH4Cl हो गया, KCl हो गया। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं यदि अपन उनको जल के अंदर घोलेंगे तो जब जल में घोलोगे आप तो मतलब विलेयता जो है वो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। और यदि इस प्रकार के पदार्थ लें जैसे NaOH लें अपन, तो ये ऐसा है जब इसको अपन घोलते हैं तो वो अभिक्रिया हमारी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो जब आप ताप बढ़ाओगे तो स्वाभाविक है कि विलेयता जो है वो क्या होगी, घटेगी। तो ये अपना दूसरा फैक्टर हो गया ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला, ताप। अब अपन बात करते हैं तीसरे की। तीसरे की जो बात करते हैं वो हो गया दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, तो देखो ठोसों की द्रव में विलेयता की जब अपन बात करेंगे तो जो दाब है वो उतना प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ठोस और जो द्रव है वो असंपीड्य होते हैं लगभग। ठोस में तो असंपीड्यता बहुत कम होती है, तो इसलिए अपन यदि उसके ऊपर प्रेशर यानी दाब का प्रभाव डालें तो वो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता। तो जनरली अपन क्या कह देते हैं कि जो दाब का प्रभाव है वो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित नहीं करता। तो कई बार जनरली क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कि ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताएं। तो पहला हो गया अपना विलेयता तथा विलायक की प्रकृति और दूसरा टेम्परेचर हो गया। अब नेक्स्ट जो है अपना
ये तो ठोसों की द्रव में विलेयता हो गई। अब बात करते हैं अपन किसकी, गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता यानी गैस जो है उसको अपन द्रव में घोल रहे हैं। तो जैसे पहले तो जनरली अपने दिमाग के अंदर थीम आनी चाहिए कि गैस की द्रव में विलेयता का मतलब, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है या सोडा वाटर होता है, जब आप उसकी बोतल को खोलते हो तो आप देखते हो उसके अंदर गैस घुली हुई होती है। तो वो सोडा वाटर जो है वो लिक्विड के अंदर है और गैस उसके अंदर घुली हुई है, तो इसका मतलब गैसों की द्रव, गैस जो है वो द्रव के अंदर घुली हुई है। अब विलेयता तो वही होगी इसकी भी। अब चूंकि यहाँ पे भी वही क्या कि एक निश्चित यहाँ दाब भी प्रभावित करेगा, तो इसको क्या परिभाषित करेंगे अपन कि एक निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब, या एक निश्चित दाब के ऊपर विलायक की एक निश्चित मात्रा में गैस की घुली हुई जो अधिकतम मात्रा है वो गैस की द्रव में क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो अब इसको कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करेंगे। तो गैसों की द्रव में विलेयता को जो पहला फैक्टर है वो करता है वही गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, तो यहाँ एक अवशोषण गुणांक टर्म यूज में आएगी। अवशोषण गुणांक का मतलब भी वही है कि एक निश्चित ताप और दाब के ऊपर विलायक की एक इकाई मात्रा के अंदर या इकाई आयतन के अंदर या एक निश्चित मात्रा के अंदर गैस की जो घुली हुई मात्रा है तो उसको अपन अवशोषण गुणांक के रूप में कहेंगे। जितनी ज़्यादा घुली होगी अवशोषण गुणांक उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी कम घुली हुई होगी अवशोषण गुणांक वो जो होगा वो क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो अब अपन पढ़ रहे हैं गैस की प्रकृति की। गैस की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो भी गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करती है। तो कुछ गैसें ऐसी होती है जो ध्रुवीय प्रकृति की होती है या जल्दी क्रिया कर लेती है, वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेती है, जैसे NH3 हो गया, HCl हो गया, SO2 हो गया। इन गैसों की अपन बात करें तो ये जो गैसें कुछ ऐसी गैसें हैं, जैसे CO2 भी हो गया, ये ऐसी गैसें हैं जो जल के साथ में तुरंत ही रिएक्ट कर लेती है या क्रिया कर लेती है। तो इनकी जो है वो घुलनशीलता जो है द्रव के अंदर वो क्या होगी, अधिक होगी। जैसे NH3 की बात करें अपन, NH3 की जब जल के साथ आप अभिक्रिया करा देते हो तो क्या बन जाएगा, ये NH4OH बन जाएगा। तो ऐसी जो गैसें हैं इनका अवशोषण गुणांक भी अधिक होगा, क्योंकि विलायक की एक निश्चित मात्रा के अंदर निश्चित ताप और दाब पर जब इनको घोलेंगे तो ये अधिक मात्रा में घोलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेती है, तो इसलिए इनका अवशोषण गुणांक भी ज़्यादा होगा और ये घुलेंगी भी ज़्यादा। अब ऐसी गैसें जो रिएक्ट नहीं कर पाती है, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, इनको यदि अपन जब घोलेंगे, जब इनको अपन घोलेंगे तो अपन देखेंगे कि ये जल के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाती। तो इनका जो इकाई आयतन के अंदर, विलायक के इकाई आयतन के अंदर एक निश्चित ताप और दाब के ऊपर जब अपन घोलेंगे तो अपन को इनकी कम मात्रा घुली हुई मिलेगी। तो अर्थात कहने का मतलब इनका अवशोषण जो गुणांक है वो क्या होगा, कम होगा। तो गैस की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो भी द्रव के अंदर उसकी विलेयता को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। अगला, ये तो गैस की प्रकृति हो गई, यानी एक तरीके से विलेय की प्रकृति हो गई। ऐसे ही अपन जब बात करें अपन दूसरी, तो वो विलायक की प्रकृति की हो जाएगी। तो वो तो सेम ठोस की द्रव में विलेयता वाला ही कंसेप्ट हो गया, वो विलेय देख लिया। विलायक तो जैसे अभी अपन वही बात किया कि HCl है, NH3 है, ये ध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं, तो ध्रुवीय विलायक अर्थात H2O के अंदर अधिक विलेय हो जाती है। यदि इन्हीं को अपन किसी अध्रुवीय विलायक के अंदर घोलेंगे तो इनकी जो विलेयता है वो उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। तो विलायक की जो प्रकृति है वो भी डिपेंड कर रही है कि वो जो गैसें हैं वो कौन से विलायक में ज़्यादा होगी विलेय और कौन से में क्या होगी, कम होगी। तो ध्रुवीय प्रकृति की गैसें ध्रुवीय विलायक है, तो ये अधिक घुलनशील हो गई। दूसरा जो प्रभाव है या जो इनकी विलेयता को प्रभावित करता है वो दूसरा है ताप का प्रभाव। तो इसकी थीम ताप का जो प्रभाव है, टेम्परेचर की जब अपन बात करेंगे तो ताप भी वही है कि जैसे अपन ने किसी गैस को घोला हुआ है, तो जब किसी गैस को जब अपन घोलेंगे तो अब अपन यदि उसको गर्म करें तो यहाँ पर जनरली देखते हैं कि जो गैस है वो, चूँकि अधिकांशतः अपन देखते हैं कि क्या जब गैसें जो घुलती है, गैसें जो क्या होती है, घुलती है किसी भी द्रव के अंदर, तो वो जो प्रक्रम है वो कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। यानी
अधिकांशतः जब गैस से किसी भी द्रव के अंदर घुलेगी तो उसमें बाहर निकलती है उस प्रोसेस के अंदर और वो घुल जाती है। अब यदि अपन उस द्रव को जिसके अंदर गैस घुली हुई है यदि अपन गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो अपन ने कहा था उसमें 6p प्रक्रम होता है। तो जब आप ताप दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो आप तो ताप दे रहे हो और जो गैस घुल रही है तो पहले से ही उसमें बाहर निकल रही है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप गर्म करोगे तो जैसे जैसे गर्म करोगे टेम्परेचर मिलेगा तो वो गैस जो है वो उसके अंदर क्या होगी, उसकी जो घुलनशीलता है या उसकी जो विलेयता है वो क्या होगी, घटेगी। और गर्म करने पर जो गैस है वो द्रव के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पलायन कर जाएगी, उड़ जाएगी। तो इसलिए अधिकांशतः कोई भी अवांछित गैस यदि लिक्विड के अंदर घुल जाती है तो अपन उसको गर्म करके अर्थात उसके टेम्परेचर को बढ़ा के उस गैस को वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपन हटा सकते हैं। तो ये ताप का प्रभाव हो गया। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जब किसी भी द्रव के अंदर घुलेगी तो जो प्रक्रम है वो ऊष्माक्षेपी की बजाय कैसा होता है, ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माशोषी, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें, अधिकांशतः गैसें जैसे CO2 है, NH3 है, SO2 है, इनको जब घोलते हैं तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें अपन तो वो जो प्रक्रम है वो सामान्यतः कैसा होता है, ऊष्माशोषी होता है। मतलब जब ये गैसें किसी भी द्रव के अंदर घुलती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्मा अवशोषित होगी तो कहने का मतलब इन गैसों के अंदर यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी जो विलेयता है वो घटने की बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। विलेयता घटने की बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। और अधिकांशतः जो सामान्यतः जो गैसें होती है वो जो प्रक्रम है वो कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। और यदि अपन उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो विलेयता है वो क्या होती है, घटती है। तो ये दूसरा जो प्रभाव है वो कौन सा हो गया, ताप का प्रभाव हो गया। तीसरा जो है वो है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अन्य पदार्थों की उपस्थिति, यदि किसी विलायक के अंदर कोई अन्य पदार्थ या कोई भी विद्युत अपघट्य उपस्थित है और फिर यदि अपन उसकी गैस को घोल रहे हैं उस विलायक के अंदर तो उस विलायक के अंदर गैस की जो विलेयता है वो भी क्या होगी, घटेगी। तो ये तीसरा फैक्टर है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जो चौथा है वो है दाब का प्रभाव। ये चौथा जो फैक्टर है वो कौन सा प्रभाव है, दाब का प्रभाव है। और दाब का मतलब यहाँ हेनरी लॉ लगेगा। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की जो अपन ने वीडियो आपने देखी, यदि ये आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।